18 कंप्लीट कर लिया हमने। चैप्टर 18 और 19 पहले एक ही थे, फाइनल अकाउंट के नाम से। स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती थी क्योंकि पहले समझना कि ट्रेडिंग क्या है, पीएनएल क्या है, बैलेंस शीट क्या है, फिर उसके बाद समझना एडजस्टमेंट क्या है। इसलिए चैप्टर को स्प्लिट किया गया, विदाउट एडजस्टमेंट अलग और विद एडजस्टमेंट अलग। इस चैप्टर में सीखना क्या है सर आपको? देखिए सर, अकाउंटेंट जो है वो नॉर्मल टाइम में अपना बिजी रहता है क्योंकि ट्रांजैक्शंस डेली बेस पर ही काफ़ी सारी होती है। जो ट्रांजैक्शन, जैसे एग्जांपल आपका देता हूँ मैं, आप लोग भी फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश की ट्यूशन नहीं लगा रखी, तो इंग्लिश आप तभी उठाते हो जब यूटी आता है या एग्जाम आता है। ह्यूमन टेंडेंसी, क्योंकि कोई कहने वाला, कोई प्रेशर देने वाला, कोई बोलने वाला नहीं। बाकी अकाउंट सब्जेक्ट भी आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। बुक एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, जितने भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, इलस्ट्रेशन में सब कुछ बहुत अच्छे से मेंशन है। लेकिन फिर भी हम क्लास लगवाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वही ट्यूशन रहेगी तो डेली क्वेश्चन कराएंगे, होमवर्क देंगे, टेस्ट लेंगे, तो इस बहाने रेगुलर रहेगी पढ़ाई। सेम चीज़ है सर अकाउंटेंट के साथ भी कि परचेज सेल हो रही है तो परचेज करा, बिल पे खड़ा हुआ सामने वाला पर्सन कि भाई रिकॉर्ड करो, तो वो रिकॉर्ड करता है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे जिसको कोई बोलने वाला नहीं, जैसे कि मार्च की सैलरी दी तो कोई बोलेगा और हम रिकॉर्ड करेंगे। मार्च की सैलरी नहीं दी, कोई आके तो नहीं बोलेगा मार्च की सैलरी नहीं दी रिकॉर्ड करो, ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं। अकाउंटेंट को खुद ही सोचना है कि अगर मार्च की सैलरी पेंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग होगी, वो रिकॉर्ड करते हैं। खुद से ध्यान करने वाली चीज़ें वो इन जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में पेंडिंग रह जाती हैं, 31 मार्च तक रिकॉर्ड नहीं हो पाती। लेकिन 31 मार्च को सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, हमारे रजिस्टर सारे बंद हो गए। अब एक अप्रैल से नए रजिस्टर नए फाइनेंशियल ईयर के लिए खुलेंगे। अब हमें 31 मार्च तक के डेटा के बेस पर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना। फाइनल अकाउंट ऐसा नहीं कि अप्रैल को ही प्रिपेयर किया जाता है। मैंने आपको सिखाया कि पीएनएल की लाइफ एक दिन की होती है, 31 मार्च को ओपन होता है, उस दिन क्लोज हो जाता है। ये हमारी बुक्स के लिए है। रियल लाइफ में 3 से 6 महीने का समय मिलता है। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप हो तो जुलाई तक का समय मिलता है, कंपनी हो तो सितंबर तक का समय मिलता है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। तो कोई जल्दी नहीं होती कि तुरंत फटाफट से प्रिपेयर करो। तो 31 मार्च से पहले कि जितने भी अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लिए हमने वो तो सही है, लेकिन जो रिकॉर्ड नहीं करें, जैसे एग्जांपल मैंने भी दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करा ही नहीं, लेकिन वो है पिछले साल का ही, मतलब मार्च का ही, अब उसको रिकॉर्ड करना है। लेकिन जर्नल एंट्री तो खत्म हो चुकी है उसकी, हम पास्ट में नहीं जा सकते, टाइम को रिवाइंड नहीं कर सकते। तो अब हम एक नई फ्रेश ट्रांजैक्शन को सीधा फाइनल अकाउंट के अंदर डालना। यूँ समझ लीजिए किसी बच्चे ने स्कूल में मार्च में एडमिशन लिया तो उसका पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, जो कि पहला प्रोसेस होता है जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट में आता है। तो ये प्रोसेस उसका नहीं हुआ, वो सीधा फाइनल अकाउंट में एंट्री मारी है उसने। तो अब उसको किस तरीके से हम एडजस्ट करें, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम ना माइंड में एंट्री करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है इसकी एंट्री करते तो क्या करते, क्या डेबिट होता, क्या क्रेडिट होता, और उस अकॉर्डिंग डेबिट क्या होता तो वो बढ़ जाता। एग्जांपल दिखाता हूँ मैं सैलरी वाले से। सैलरी सर पे करना भूल गए अभी एम्प्लॉय की, तो इसकी जर्नल एंट्री होती सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, माइंड में एंट्री कर लिया हमने। अब उसके इफेक्ट होते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ, सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट करने से बढ़ता तो हम सैलरी में ऐड कर देंगे जो ऑलरेडी हम सैलरी लिख चुके होंगे। फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में दे रखी है सैलरी 50,000, सैलरी कहाँ लिखते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, ये हम सीख चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर। अब ये 2,000 रुपए की सैलरी हम लिखना भूल गए तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। अब ये करना, ये एंट्री नहीं लिखी हमको इस चैप्टर में, माइंड में एंट्री लिखी, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट करने से बढ़ता है तो इसमें जोड़ दो 2,000 रुपए, इसको इतना लिखो। दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी पांचों में से क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे 2,000 रुपए से। ये काम करना है, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट्स, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। पिछले चैप्टर के अंदर
ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है और ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कंप्लीट बनाना चैप्टर है आपके चैप्टर के अंदर, वो क्वेश्चंस भी हैं, बट मैंने कराए नहीं। मैंने इसलिए नहीं कराया कि मैं वो क्वेश्चन सीधा 19 चैप्टर में ही कराना चाहता विद एडजस्टमेंट्स के साथ। फिर हुई ये बात। तो एडजस्टमेंट में इस तरीके से बहुत सारी ट्रांजैक्शन दी जाएंगी जो प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंट रिकॉर्ड करने से भूल जाता। एक और एग्जांपल देते हैं जिसका, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। किसी को पैसे देने नहीं, किसी से पैसे लेने नहीं, साल के एंड में रिकॉर्ड करना। तो अगेन अकाउंटेंट के सर पे कोई बैठ के बोलेगा नहीं डेप्रिसिएशन की एंट्री कर। जब फाइनल अकाउंट बना रहा होगा तो ध्यान रहेगा, अच्छा हाँ डेप्रिसिएशन तो रहेगी। ये ध्यान भी कैसे आता है, हम अकाउंटेंट क्या करते हैं, लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका, लास्ट ईयर हमने मान लीजिए 15 टाइप के एक्सपेंस लिखे हुए थे, तो अब हम वो चेक कर लेते हैं 15 के 15 एक्सपेंस लिखे हैं कि नहीं लिखे। मान लो 13 लिखे तो ढूंढने की कौन से 2 रह गए। मान लीजिए कोई 2 एक्सपेंस रह गए, फिर हम चेक करेंगे ये एक्सपेंस तो साल हुआ ही नहीं है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर लॉस बाई फायर था, भाई साल आगे नहीं लगी तो नहीं लिखेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर एडिशन लिखा था, इस साल नहीं लिखा, अरे भूल गए, अब लिखो। एग्जांपल डेप्रिसिएशन का भी देखते हैं। डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगना था 10,000 रुपए और हम लगाना भूल गए, ये एडजस्टमेंट है। तो क्या करना है, माइंड में इसकी जनरल एंट्री करनी है और सीधा फाइनल इंपैक्ट डालना है फाइनल अकाउंट। जनरल एंट्री क्या होगी जी इसकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 10,000। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में एक नया एक्सपेंस लिख देंगे डेप्रिसिएशन के नाम से। मशीनरी क्रेडिट करेंगे, सोचो मशीनरी पांचों में से क्या होती है, एसेट होती है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एंट्री में क्रेडिट करा तो बढ़ा कि घटा, घटा है। बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी सपोज 50,000 रुपए है तो माइनस डेप्रिसिएशन 10,000, आउटर कॉलम में 40,000, ये इम्पैक्ट डाल दिया। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट दी जाएंगी, हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। और एडजस्टमेंट को हमने माइंड में क्या सोच के चलना कि 2 इम्पैक्ट डालने हैं, क्योंकि हम पहले इस बुक की पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। तो जितनी भी एडजस्टमेंट दी जाए, डेप्रिसिएशन हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, कोई सी भी, हर ट्रांजैक्शन में जब आप जनरल एंट्री माइंड में करोगे तो माइंड में जनरल एंट्री करते हैं ऑफ कोर्स डुअल एस्पेक्ट ही फॉलो करोगे। तो हर एडजस्टमेंट इसलिए 2 जगह है। वो कहाँ इम्पैक्ट आएगी, आपके अकाउंट्स में कितना बेस स्ट्रांग है अब तक का, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा हम तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 19 पेज 138। ध्यान रहे मंडे को टेस्ट है चैप्टर नंबर 18 का। उस टेस्ट के अंदर मैंने ऐसा क्वेश्चन भी दिया है जिसमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और आपको कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, कंप्लीट पीएनएल अकाउंट, कंप्लीट बैलेंस शीट, जिसका मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन नहीं करवाया, लेकिन ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का पूरा बेस स्ट्रॉन्ग करा दिया है। तो देखना चाहूँगा कितने कर पाएंगे। ट्रेडिंग से जो जीपी निकलेगा वो पीएनएल में जाएगा, पीएनएल से जो एनपी निकलेगा वो बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस होगा। बाकी फॉर्मेट्स मैंने दिए थे, एक्सप्लेन की गाइड करनी है, थ्योरी भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। 138 पेज से स्टार्ट है, पहले 139 पर देखते हैं। 139 पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है 141 पे, क्वेश्चन नंबर 3 है 144। सर अपने टीएस अग्रवाल की बुक आप देखोगे 18th और 19th चैप्टर मिला करके, इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज अनसॉल्व्ड सॉल्व मिला करके 50 से ज्यादा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जब आप घर में प्रैक्टिस करने जाओगे टीएस अग्रवाल की बुक की, तो लगभग जनरली स्टूडेंट को आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगता है। बेसिकली समय क्वेश्चन नहीं लेता, समय लेता है सोचने में। ट्रांजैक्शन आपने पढ़ ली कि कहाँ आएगा, उस साइड आएगा नहीं उस साइड आएगा, यहाँ टाइम खर्च होता है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग है, तो एग्जाम में हमें क्या, मैंने आपको क्या ट्रेन करना है, मैंने आपको ऐसा ट्रेन करना है, टेस्ट ले लेकर इस चैप्टर के क्वेश्चंस करवा करके कि एग्जाम में ये मैक्सिमम 15 मिनट में आप एग्जाम में कर पाओ। एक क्वेश्चन ये वाला 15 मिनट में आप कर पाओ, मेरी कोशिश ये रहती है और मेजॉरिटी स्टूडेंट कर भी लेते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगेगा एक क्वेश्चन को करना। बुक में 50
के आसपास क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपका होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्या करा है, मैंने उन 50 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बना, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन 1 2 3, कोई एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं छूटी, कोई केस नहीं छूटा, मतलब ये 3 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के बराबर है। ये तीनों क्वेश्चन मैं क्लास में कराने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन 2 क्लास ले जाएगा, इतना नोट्स बना रखा है मैंने। लेकिन ये है कि एग्जाम के टाइम पे पता क्या होता है, आपके पहला साल है अकाउंट्स का पढ़ने का, एग्जाम के टाइम में सबसे ज्यादा हेडेक पता है किस चीज की होती है? खूब तैयारी कर ली पूरे साल, 3 दिन में पूरी बुक कैसे रिवाइज करें। ये आपको दिक्कत मैथ में भी आती है 10th क्लास, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ली, सैंपल लोड कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन 3 दिन में पूरी बुक कैसे रिवाइज करें, ये बड़ी समस्या है। तो उसको माइंड में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं कि आप ये 3 क्वेश्चन कर लें तो समझ लीजिए आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए, समझ लीजिए आप 18 और 19 के लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले वो रिवाइज कर लेंगे, 3 क्वेश्चन कर। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि आपको जो टीएस ग्रेवाल की बुक है, मैंने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको जरूर करना है। रीजन क्या होता है कि जो क्वेश्चन मैंने करा दिए वो अपने घर जाके रिवाइज कर लिए, तो इसमें ना आपको समझ में कितना है ये चेक नहीं हुआ, मैंने समझा दिया, आपने समझ लिया, घर जाके रिवाइज कर लिया, इसमें ये चेक नहीं हुआ कि आपको समझ में कितना है। जब आप फ्रेश क्वेश्चन लेकर के बैठोगे, एक फ्रेश बुक होगी, फ्रेश क्वेश्चन होगा, फिर आप ट्राई करोगे, तो बहुत बार वही एडजस्टमेंट होती है। बच्चे मेरे पास डाउट लेकर आते हैं टीएस ग्रेवाल का, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं क्या क्वेश्चन मैंने कराया, 4th क्वेश्चन चेक करो मेरी बुक का, वो चेक करता है सर 4th क्वेश्चन तो वही है। तो सेम क्वेश्चन नहीं हो पाया, क्योंकि फ्रेश बुक से फ्रेश क्वेश्चन जब आता है तो कई बार हम नहीं कैच कर पाते, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जी। पेज 145 यहाँ पर लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। मैंने 17 क्वेश्चन दे रखे हैं जी, 17 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, अनसॉल्व्ड है, आंसर्स लेकिन दे रखे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट, तो ये भी क्लास में डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे। मैं नहीं चाह रहा कि मैं आपको कंप्लीट खिचड़ी पक्की पकाई दे दूं। आप 3 क्वेश्चन जो क्लास वर्क वाले हैं वो तो मैं ही कराऊंगा, जो 17 क्वेश्चन हैं वो आप स्टार्ट करोगे करना और मैं डाउट्स टेकअप करूँगा। ये 17 आपने खुद से कर लिए तो चैप्टर आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये चैप्टर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में दोबारा से आएगा 15 मार्क्स का, तब आखिरी बार आएगा। अभी पहले बार पढ़ रहे हैं, तब सेकेंड टाइम और लास्ट टाइम पढ़ें। वापस आ गए 139 पेज पर, पेज 139 पर पहला क्वेश्चन दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ एडी, मतलब प्रोप्राइटर का नाम है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है। ट्रायल बैलेंस के नीचे जहां खत्म हो रहा है ट्रायल बैलेंस, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। एडजस्टमेंट कितनी दे रखी है मैंने? 13। एग्जाम में जनरली 4 से 6 आती है, मिनिमम 4 आती है, मैक्सिमम 6 आती है एग्जाम में, उससे ज्यादा नहीं आती। मैंने अगेन 50 को 3 क्वेश्चन बनाने की वजह से ज्यादा एडजस्टमेंट्स डाल रखी हैं एक क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, कुछ चीजें क्लैरिफाई करेंगे स्टार्ट करने से पहले। सर जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो कहां से आए? लेजर से। लेजर में चीजें कहां से आएंगी? जर्नल से। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है वो डुअल एस्पेक्ट से पास हो चुका है। समझ आ रही है बात? ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई आइटम है तो वो लेजर से आएगी, लेजर में आइटम जर्नल से आई होगी, तो जर्नल में कोई भी आइटम आएगी तो डुअल एस्पेक्ट के थ्रू ही आएगी। तो इन सब का डुअल इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए ये कसम खाइए कि ट्रायल बैलेंस की जितनी भी आइटम है वो हम अपने आंसर में जब भी लिखेंगे वो एग्जैक्टली एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि उसका डुअल एस्पेक्ट हो चुका है। ध्यान रखिए बात, ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटम है जब भी अपने आंसर में लिखेंगे तो एग्जैक्टली एक बार लिखेंगे। कोई भी आइटम 2 बार नहीं आएगी, कोई भी आइटम 0 बार नहीं आएगी, मतलब कोई आइटम इग्नोर करने वाली नहीं होगी। ध्यान रखिए बात, पक्का? अच्छा, उसके नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट कहां से आई है? ये एडजस्टमेंट सर कुछ भी नहीं है, मिस्टेक्स है, एरर्स है, ओमिशंस। अकाउंटेंट ये सब रिकॉर्ड करना भूल गया 31 मार्च तक, इसी को एडजस्टमेंट का नाम दिया गया है।
ये कुछ भी नहीं एडजस्टमेंट, सिंपल एरर ऑफ फुल ओमिशन है। लेकिन रेक्टिफिकेशन चैप्टर के अंदर इसको ठीक करना बड़ा आसान था कि जर्नल एंट्री लिख दो। अब ये वाला रूट फॉलो नहीं कर सकते हम क्योंकि जर्नल एंट्री क्लोज हो चुकी है, लेजर क्लोज हो चुका है, ट्रायल बैलेंस क्लोज हो चुका है। इसलिए अब हमें डायरेक्ट एंट्री डलवानी है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट के अंदर। तो क्योंकि ये भी रॉ डेटा है, ये भी सब इसकी जर्नल एंट्री भी नहीं हुई है, तो इसको जब भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो डोल एस्पेक्ट से इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो कसम खा लीजिए जितनी भी एडजस्टमेंट्स को हम अपने आंसर में लिखेंगे एग्जैक्टली 2 बार लिखेंगे, ना 0 ना 1 ना 3। ध्यान रहेगा। अपने लैंग्वेज में आप कहीं भी लिख सकते हैं ऐसा कुछ, जैसे ट्राइबल्स के बराबर में ओनली वंस, एडजस्टमेंट्स के बराबर में एग्जैक्टली ट्वाइस, जो भी आपको लगे मतलब सुनते रहो और जो आपको लगे अपने लैंग्वेज में आप लिखते रहो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर। ट्रायल बैलेंस की आइटम एग्जैक्टली एक जगह, एडजस्टमेंट्स की आइटम एग्जैक्टली 2 जगह। लॉजिक हर चीज का मैं क्लियर करता जा रहा हूं सर कि हर चीज ट्रायल बैलेंस एक जगह लिख रहे हैं तो क्यों, एडजस्टमेंट 2 बार लिख रहे हैं तो क्यों। फॉर्मेट पे चर्चा करेंगे। आप लोगों ने 3 पेज लेने हैं। पहले पेज पर लिखें ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, इस तरह साथ साथ 2019। 3 पेज चलेगा इसका आंसर। फ्रेश पेज बिल्कुल स्टार्ट करें, कुछ नोटिंग वगैरह ना हो उस पर। लेजर वाला ही फॉर्मेट है, बस डेट का कॉलम नहीं है। डेट का कॉलम क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये तो एक ही दिन बनेगा सारा का सारा, 3-4 दिन तो बनना नहीं। डेट का कॉलम तब होता है जब एक लेजर काफी डेज तक कंटिन्यू रहे। जैसे नॉर्मली कैरेक्टर का लेजर पूरे साल कंटिन्यू चलता है, डेट का कॉलम उसमें बनता है। लेकिन ये अकाउंट तो सिर्फ एक ही बार एक ही दिन बनेगा, डेट का कॉलम इसीलिए इसके अंदर नहीं आता है। सेकंड पेज पर आ जाइए। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना है, 3 अलग अलग पेज लेने हैं। हो सकता है कभी कभार कोई क्वेश्चन का कोई अकाउंट आधे पेज में खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, आधे पेज में खत्म हो गया, आधा पेज बच गया। लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है। रिस्क इन द सेंस कि अगर आपने हाफ पेज पे ट्रेडिंग बना दिया, हाफ पेज पे पीएनएल का फॉर्मेट बना दिया और ट्रेडिंग में स्पेस कम पड़ गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर आप पीएनएल के अंदर घुसा दोगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये तीसरा पेज बैलेंस शीट के लिए। फॉर्मेट पे चर्चा सिर्फ पहले क्वेश्चन में करेंगे हम, उसके बाद के क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। फॉर्मेट एक ही बार में आपको फॉर्मेट सबमिट करना होगा। फॉर्मेट के मार्क्स मिलते नहीं हैं, लेकिन फॉर्मेट ठीक से ना बनाने के मार्क्स कटते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। भाई जैसे इंटरव्यू में जाते हैं तो वेल ड्रेस होने से जॉब थोड़ी मिल जाएगी।
लेकिन वेल ड्रेस नहीं है तो जॉब छूट जरूर सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन में फॉर्मेट होता है। तीनों फॉर्मेट बना लिए हो अगर तो नोटिस करें कि सर ट्रेडिंग और पीएनएल का फॉर्मेट सेम सेम सा लग रहा, बैलेंस शीट का अलग अलग सा लग रहा। ट्रेडिंग और पीएनएल के टॉप कॉर्नर्स पर डेबिट क्रेडिट लिखा, बैलेंस शीट के टॉप कॉर्नर पर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा। ट्रेडिंग और पीएनएल के बगल में अकाउंट लिखा, बैलेंस शीट के बगल में अकाउंट नहीं लिखा। ट्रेडिंग और पीएनएल में फॉर द ईयर लिखा, बैलेंस शीट में एज ऑन लिखा। एक एक चीज भी रहेगा सर। Trading is an account just like a ledger. P&L is an account just like a ledger. Balance sheet is a statement. ये कोई अकाउंट नहीं है, कोई लेजर नहीं, इसलिए अकाउंट नहीं लिखा। ये अकाउंट है तो इनमें टू और बाई भी आएगा जैसे नॉर्मल लेजर में आता था। ये अकाउंट नहीं है इसलिए इसमें टू और बाई नहीं आएगा, जैसे लेजर में नहीं आएगा। इस लेजर में आता और इसमें नहीं आता। फिर रिवाइज करा दूंगा कॉन्सेप्ट। पीरियोडिक कॉन्सेप्ट और पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट इसका सोच चुका है इससे पहले, फिर रिवाइज करा रहा हूं, नहीं ध्यान होगा। ये डिफरेंशिएट कराएगा ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। पीरियोडिक वाला ट्रेडिंग और पीएनएल, पॉइंट ऑफ टाइम वाला बैलेंस शीट। पर बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी आइटम है वो सब पॉइंट ऑफ टाइम की आइटम है। मतलब मान लीजिए मेरे पास 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक लोन था। 30 मार्च की शाम को मैंने लोन चुका दिया, 31 मार्च को मेरे पास लोन नहीं, बैलेंस शीट में लोन नहीं आया। तो यहाँ पर एज अ पर्टिकुलर टाइम क्या सिचुएशन है वो चीज देखी जाती है। पीरियोडिक पर आते हैं। पीरियोडिक यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए सेल 50 लाख रुपए 31 मार्च, तो 31 मार्च की सेल नहीं, वो फॉर द ईयर 12 महीने की सेल। कौन सा ईयर? जो कि एंड हो रहा है इस डेट पर। समझ आ रही है बात? अगर ऐसा लिखा होता हमारे फॉर्मेट में तो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा समझ में आता स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ऐसा लिखा होना चाहिए 2018-19। समझ में आ रहा है बच्चों क्लियरली कि हाँ सर ये तो पूरे साल का डेटा इसके अंदर पूरी परचेज है तो पूरे साल की है, वेजेस हैं तो पूरे साल की है, 31 मार्च की नहीं। अब फॉर्मेट के अंदर ये है बच्चों के साथ 31 मार्च की सेल लिखनी है, यहाँ पर 31 मार्च की परचेज लिख रहे हैं, बच्चों को ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं। इसमें काम की चीज ये जो डेटा है वो फॉर द ईयर है, पूरे साल का डेटा है, 31 मार्च का नहीं। मान लीजिए 1 अप्रैल से 30 मार्च तक मेरी डेली सेल हुई 1 लाख रुपए की, 31 मार्च को 1 रुपए की सेल नहीं हुई, तब यहाँ पर सेल आएगी ना, टोटल सेल आएगी पूरे साल की। तो ये डेटा फॉर द ईयर है, पूरे साल का ईयर है, जो कि एंड हो रहा है इस डेट पर। सेम कॉन्सेप्ट पीएनएल में, फॉर द ईयर पूरे साल का डेटा जो कि एंड हो रहा है इस डेट पर। यहाँ ऐसा नहीं, बैलेंस शीट एक पोजीशन दिखाता एज अ पर्टिकुलर डेट, आपकी ये पोजीशन है, इतनी एसेट है, इतनी लायबिलिटी है, इतनी कैपिटल। तो जो 5 हमने आइटम्स सीखी, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंस 2 आइटम है, ये होती है पीरियोडिक, इनकम और एक्सपेंस। सिंपल सी बात है, कोई जॉब कर रहा है पर्सन तो उसकी सैलरी और उसके मंथली खर्चे ये हर महीने फ्रेश होंगे, ठीक बात है। तो हर महीने फ्रेश अकाउंट खुलेगा उसके लिए। लेकिन जो उसकी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एसेट का मतलब प्रॉपर्टी, कार, लायबिलिटी का मतलब लोन, तो ये तो पर्टिकुलर डेट पर ही दिखाया जाएगा। ये तो फ्रेश स्टार्ट नहीं होगा हर महीने, ये हर साल फ्रेश स्टार्ट तो नहीं होगा। 3 साल पहले बिल्डिंग ली है और अभी भी है, तो अभी भी दिखाएंगे उसको, अभी भी लिखेंगे उसको। लेकिन 3 साल पहले कैसा है उसको ना लिखेंगे अब, 3 साल पहले कौन सा खर्चा किया तो ना लिखेंगे अभी। तो रेवेन्यू एक्सपेंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता, उस साल खत्म होकर फिर फ्रेश स्टार्ट होता है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल ये हमारे साथ कैरी होती है ईयर बाय ईयर। तो ये लिखा हुआ इसमें एज ऑन, इस पर्टिकुलर डेट पर क्या पोजीशन है हमारी, इसलिए यहाँ पर एज ऑन लिखा जाता है। अकाउंट नहीं है, डेबिट क्रेडिट नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट में हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते।
समझने के लिए एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, माइंड में ये बात रखें कि यहाँ पर डेबिट वाली आइटम आती हैं। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, माइंड में रखेंगे यहाँ पर क्रेडिट वाली आइटम आती हैं, लेकिन डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना, ठीक है। फॉर्मेट में कहीं कोई चॉइस नहीं है। अच्छा मैंने एग्जांपल दिया था आपको पहले सैलरी वाला, इसका सैलरी आउटस्टैंडिंग एग्जांपल मैंने एडजस्टमेंट में दे दिया, तो क्या करना है, सैलरी में ऐड करना है, ठीक बात है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट कर दूं, एक एक आइटम लिखता रहा, फिर एडजस्टमेंट में देखूं कि सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है, तो जो ऊपर वाला आंसर काटना पड़ेगा, उसमें सैलरी ऐड करके सही आंसर लिखना पड़ेगा। तो कटिंग ओवरराइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर हम ट्रायल बैलेंस पहले करें और एडजस्टमेंट बाद। इसीलिए जो बेटर तरीका है वो ये है कि एडजस्टमेंट्स पहले करें और ट्रायल बैलेंस बाद। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम देने वाले हैं एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट जब कंप्लीट हो जाएंगी 13 की 13 सारी, उसके बाद हम आएंगे ट्रायल बैलेंस पर, ठीक। अच्छा, इस चैप्टर में होने वाली गलतियां पहले करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा पहले, वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा, वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बैलेंस शीट बनाऊंगा। ये बहुत बड़ी गलती है। गलती क्यों है? इसके लिए आपको क्वेश्चन को 3 बार रीड करना पड़ेगा। आप पूरा क्वेश्चन रीड करोगे, ट्रेडिंग की आइटम ढूंढ करके ट्रेडिंग में लिखोगे, फिर आप पूरा क्वेश्चन फिर से रीड करोगे, पीएनएल की आइटम ढूंढ के पीएनएल में लिखोगे, फिर आप पूरा क्वेश्चन तीसरी बार रीड करोगे और बैलेंस शीट ढूंढकर बैलेंस शीट में लिखोगे। तो आपका 3 गुना टाइम लगेगा। अकाउंट्स के पेपर में सबसे जो कीमती चीज़ है वो टाइम है। आप इसे कमेंट कर रहा हूँ, मतलब आप में से 90% बच्चे पेपर देने के बाद कहेंगे सर मेरे को पेपर आता था, मैं 10 मार्क्स का छूट गया, 15 मार्क्स का छूट गया। कुछ मिस्टेक्स की वजह से छूट जाता है, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने दिया मिस्टेक का। इस चैप्टर में होने वाली दूसरी मिस्टेक, पूरा क्वेश्चन कर लिया आपने, अरे सर मैं पेजेस तो लिखना भूल गया, या कोई और पार्ट लोन तो लिखना भूल गया, पता है ध्यान ही नहीं है। तो उसका तरीका क्या होता है, जब भी आप कोई आइटम लिखें तो उस पर टिक लगाना है, चाहे एडजस्टमेंट हो चाहे ट्रायल बैलेंस की आइटम हो। जैसे आपने कोई आइटम अमाउंट पढ़ा लिख दिया, उस पर टिक लगा, फिर अमाउंट पढ़ा लिखा टिक लगा, और एट द एंड जब आंसर कंप्लीट हो जाए तो एक बार चेक कर लो कोई अनटिक तो नहीं रह गया। उससे कोई भी आइटम 2 बार रिकॉर्ड नहीं होगी आपकी, और कोई आइटम छूटेगी। ये दूसरी होने वाली मिस्टेक होगी। जो बातें मैंने आपको बोली हैं वो सब मैंने लिखी हुई है पेज 138 पर, फटाफट से रीडिंग मारें एक बार। जितनी बातें मैंने आपको बोली हैं, इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो करनी है हमें इस चैप्टर में, वो सारी मैंने 138 पेज पर लिखी है, एक बार रीडिंग मारें। पहला पॉइंट, हमेशा एडजस्टमेंट पहले, ट्रायल बैलेंस बाद में, लॉजिक बताया जा चुका है। सेकंड पॉइंट, सारे एडजस्टमेंट 2 बार आएंगे, लॉजिक बताया जा चुका है। और डेबिट साइड का मतलब लिखा हुआ है, डेबिट साइड के कितने मतलब है। डेबिट साइड का एक मतलब है ट्रेडिंग का डेबिट, डेबिट साइड का दूसरा मतलब है ट्रेडिंग के क्रेडिट में से माइनस, डेबिट साइड का तीसरा मतलब पीएनएल का डेबिट, डेबिट साइड का चौथा मतलब पीएनएल के क्रेडिट में से माइनस, डेबिट साइड का पांचवा मतलब बैलेंस शीट एसेट साइड, डेबिट साइड का छठा मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में से माइनस। डेबिट साइड के 6 मतलब, ये डेबिट है और यहां से माइनस करना, तो डेबिट करना एक ही बात है, ये डेबिट बैलेंस, ये डेबिट साइड, यहां से माइनस करना या फिर यहां लिखना एक ही बात है। ये डेबिट साइड है, यहां लिखना मतलब डेबिट करना या फिर यहां से माइनस करना, एक ही बात है। तो 6 मतलब है डेबिट साइड। इसी तरीके से क्रेडिट साइड के 6 मतलब। थर्ड पॉइंट, जितने भी ट्रायल बैलेंस के आइटम है वेटी वाला लिखी जाएगी, लॉजिक बताया जा चुका है। डन, स्टार्ट करेंगे फाइनली। एडजस्टमेंट नंबर 1,
प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस के ऑब्लिक में मैंने अनएक्सपायर्ड लिखा हुआ है, तो जब भी मैं क्वेश्चन के अंदर ऑब्लिक करके लिखूं मतलब वो सिनोनिम है, चाहे प्रीपेड लिखा हो चाहे अनएक्सपायर्ड लिखा हो, दोनों के ट्रीटमेंट सेम, दोनों का मतलब सेम। प्रीपेड वेजेस सर अटैचमेंट में दिया हुआ है, इसे कैसे डालूं मैं फाइनल अकाउंट के अंदर? माइंड में जर्नल एंट्री करके। जर्नल एंट्री बताइए क्या होती है प्रीपेड वेजेस की? Prepaid wages debit to wages account. परफेक्ट। जो चैप्टर ये नहीं आता मैं तो फाइनल अकाउंट करने सीखना है। प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट की जर्नल एंट्री होती है इसकी। प्रीपेड वेज पांचों में से क्या होता है? एसेट होता है, एसेट डेबिट होती है, इसलिए प्रीपेड वेज डेबिट होता है। वेजेस क्रेडिट क्यों होता है इस एंट्री के अंदर? क्योंकि हम जितनी वेजेस पे कर चुके हैं ऑलरेडी उसको हम वेजेस अकाउंट डेबिट कर चुके हैं, लेकिन इतना पोर्शन तो एक्चुअल में इस साल का खर्चा है ही नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया हम, इसलिए एक्सपेंस डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए वेजेस क्रेडिट कर रखा है इस एंट्री के अंदर। अब इसका इम्पैक्ट सोचना है हमें क्या होगा। प्रीपेड वेजेस पांचों में से क्या होती है? एसेट है। एसेट कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट। तो लिख दीजिए बैलेंस शीट में प्रीपेड वेजेस। ये है 5 वेजेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सर, क्रेडिट। तो सर वेजेस पांचों में से क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा तो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। वेजेस आती है ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल सही बताया। सबसे ऊपर दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर टू वेजेस 15,000 माइनस प्रीपेड 5,000, आउटर कॉलम में 10,000। एंगेजमेंट्स करने के बाद सर हमें 3 चीजें चेक करनी है। ये चेक करना अगर आप अपनी हैबिट में लेकर के आओ स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस के अंदर, तो आपके लास्ट के 10 क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। हैबिट देखिए क्या एडजस्टमेंट नंबर 1 हमें समझ में आ गया है कि एडजस्टमेंट 2 बार आती है और डुअल एस्पेक्ट का मतलब एक डेबिट में है कि और एक क्रेडिट में। मुझे बताइए कि मैंने 5,000 यहां लिखे हैं, ये डेबिट करें कि क्रेडिट करें? सोचे तसल्ली से। जो मैंने 5,000 लिखे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में भी, वो डेबिट करे हैं या क्रेडिट करें? क्रेडिट करें। ये भी सिखाया था आपको मैंने कि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में से माइनस करना तो डेबिट होता है, उसका उल्टा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में से माइनस करा है ना मैंने, मतलब अपोजिट करा, क्रेडिट करा, मतलब 5,000 रुपए मैंने यहाँ पर क्रेडिट करे। मैंने 5,000 बैलेंस शीट के एसेट में लिखे, बताओ क्या करें? डेबिट करें क्रेडिट करें? डेबिट। एक डेबिट और एक क्रेडिट, डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट हुआ। ये चीज चेक करनी है हर एडजस्टमेंट के बाद। दूसरी चीज, जो 15,000 रुपए ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखे होते हैं, कितनी बार लिखना चाहिए मुझे उसे? एक बार। ट्रायल बैलेंस की आइटम सिर्फ एक बार आई। ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड लिखा हुआ है? चेक करो, डेबिट साइड। मैंने किस साइड लिखा है? डेबिट साइड लिखा। ये चीज चेक करनी है हर एडजस्टमेंट के बाद, ये चीज चेक करनी है। ये करने में बहुत आलस आता है, ये चेक नहीं करते स्टूडेंट्स। बट माइंड में रख लीजिए कि आपको स्पीड चाहिए जितनी ज्यादा एंड में। अकाउंट्स का सिंपल रूल है सर, जितना स्लो करोगे बिगिनिंग में उतना फास्ट करोगे एंड।
जॉब वगैरह में इंटरव्यू के टाइम पे टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है। तो जब मैं टाइपिंग की ट्रेनिंग लेने गया था, शायद मैं पहले डिस्कस किया नहीं किया आदमी, तो टाइपिंग जब मैं टेस्ट लेने लर्निंग लेने के लिए गया था, कोर्स करने के लिए गया था टाइपिंग का कंप्यूटर में फास्ट स्पीड के लिए, तो टाइपिंग फास्ट करते टाइम मिस्टेक्स भी होती हैं। गलत अल्फ़ाबेट टाइप हो गया, फिर उसको बैक स्पेस से करेक्ट करो, फिर फास्ट टाइप करो। तो मैं टीचर से पूछा, सर मैं बिगिनिंग में ही बताओ कि एक्यूरेसी पे ध्यान दूँ कि स्पीड पे। मुझे लगा था उसका टीचर बोले कि भाई स्पीड पे ध्यान दो, तुम छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती हैं, धीरे धीरे ठीक होंगी। उन्होंने कहा लेकिन नहीं, आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो, स्पीड तो अपने आप बनेगी। जब आप 20 दिन 50 दिन 100 दिन आप प्रैक्टिस करोगे डेली, स्पीड तो अपने आप बन जाएगी। आप सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दो कि गलत टाइप ना हो, ये चीज़ हमें करनी है सर। गलत आंसर ना आए, इतना स्लो करना है। एक क्वेश्चन के अंदर 1.5 घंटा भी लग जाए आपका, तो ये मैं सोचूं 1.5 घंटा लग गया क्वेश्चन के अंदर, 10 क्वेश्चन बोले सर ने, पूरा दिन लग जाएगा, कौन करेगा। अपने आप मिनट्स कम होते जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। 1.5 घंटा लग गया पहले क्वेश्चन में, तो अगले क्वेश्चन में 5 मिनट कम, उससे क्वेश्चन और 5 मिनट कम, करते करते 15 मिनट आ जाएगा। ये चीज़ होने वाली है। दूसरा चीज़, पढ़ने का मन तभी नहीं करता जब आंसर गलत आता। ये मैथमेटिक्स में भी होता, तो आंसर हमारा सही आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, सही तभी आएगा जब स्लो करें। हर एडजस्टमेंट के बाद आप इस तरीके से डेबिट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, क्रेडिट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस की आइटम एक ही बार आनी थी, उसी साइड आनी थी, वो आई कि नहीं आई, ये सब चीज़ चेक करो, तभी अगले एडजस्टमेंट पर आओ। इतना स्लो करोगे आप क्वेश्चन, डेफिनेटली मतलब ही कभी गलत हो जाए। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखा है 1/3 कमीशन इज इन एडवांस, 1/3 कमीशन रिसीव्ड इज इन एडवांस। जो कमीशन रिसीव हुआ है वो एडवांस में रिसीव हुआ। लाइबिलिटी जल्दी बता। ये इसकी जर्नल एंट्री है। पूरे साल में हमने कमीशन रिसीव कर लिया होगा, पूरे साल में हमने एंट्री कर ली होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट ऑलरेडी फुल अमाउंट से क्रेडिट हो चुका होगा। बाद में हमने चेक करा कि 1/3 तो एडवांस वाला है, तो इनकम घटाओ, रेवेन्यू डिक्रीज डेबिट, इसलिए कमीशन रिसीव डेबिट हुआ। एडवांस में पैसा लेना लायबिलिटी होता है, इसलिए एडवांस वाला अकाउंट क्रेडिट हुआ। ये लॉजिक है एंट्री पर। अब आते हैं सर आंसर पे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये पांचों में से क्या होता है? लायबिलिटी होता है, एडवांस में पैसा लेना। फिर भी लायबिलिटी 1/3 लिखा हुआ है, तो ऊपर जरा चेक कीजिए कमीशन कितना है। सर कमीशन के आगे दो अमाउंट लिखे हैं, एक 2000 लिखा है, एक 3000 लिखा है। समझ नहीं आता तो कैसे लिखे हैं? वेज से आगे तो एक अमाउंट था। सर कमीशन एक ऐसी आइटम है जो एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है। कमीशन हमने दिया हो सकता है, कमीशन हमने लिया हो सकता है। कैसे पहचाने कौन से वाला कौन सा? आप पहचान सकते हैं कि कमीशन रिसीव्ड वाला कौन सा, पेड वाला कौन सा? बताइए कैसे? रिसीव्ड वाला 3000। रिसीव्ड वाला इनकम होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए 3000 रुपए वाला रिसीव्ड वाला। कमीशन पेड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए 2000 एक्सपेंस वाला, पेड वाला। ये पहचान। ये मैंने ऐसा क्वेश्चन इसलिए बना रखा है कि कमीशन सिर्फ कमीशन लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा आगे कि पेड है कि रिसीव्ड है, तो आपका माइंड चल पाए, पहचान कर पाए कि कौन सा पेड कौन सा रिसीव्ड। बुक से मैंने 10-20% अपर लेवल के लिए रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जिस कमीशन की बात हो रही है वो 3000 वाला, उसका 1/3 एडवांस।
नेक्स्ट कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव यहाँ पे डेबिट हो रहा, रेवेन्यू डेबिट होता तो बढ़ता है कि कम होता? कमीशन रिसीव रेवेन्यू है, रेवेन्यू एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो रेवेन्यू जब डेबिट होता है तो बढ़ता है कि घटता है? कम होता है। कम होता है, क्योंकि रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। तीन चीजों का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जब जब क्रेडिट होगा बढ़ेगा, जब जब डेबिट होगा घटेगा। जब डेबिट हो रहा है तो कम होगा। कमीशन रिसीव्ड किस जगह लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। By commission received 3000 less advance 1000, outer column में 2000। चेक करते हैं सर। एडिशनमेंट नंबर 2 में लिखा था कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एग्जैक्टली अमाउंट नहीं लिखा था, बस 1/3 लिखा था, तो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो 1000 रुपए आ रहा है। तो बेसिकली सेकंड एडिशमेंट 1000 रुपए की। कितनी बार आएंगे? दो बार। यहाँ 1000 रुपए मैंने डेबिट करे हैं कि क्रेडिट करे? क्रेडिट में से माइनस करना मतलब डेबिट करना, 1000 रुपए डेबिट करना। यहाँ 1000 रुपए मैंने क्या करा? लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे क्रेडिट हो गया 1000 रुपए, यहाँ पे डेबिट हो गया 1000 रुपए, दो एस्पेक्ट फुल हो गए। 3000 रुपए कमीशन रिसीव ट्रायल बैलेंस में किस साइड दिया? 3000 रुपए ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दिया हुआ। कितनी बार लिखना है मेरे को? एक बार। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। एक ही बार लिखा, क्रेडिट साइड लिखा, ये भी फुल हो गया। ऐसे स्टेप फॉलो करते रहने में ध्यान से सारे क्वेश्चंस के अंदर पढ़ते हैं जी आप। सबसे ऊपर जो वेजेस दे रखी थी मैंने, वेजेस के बगल में वेजेस एंड सैलरी नाम से भी लिखा हुआ था, तो ध्यान रहे वेजेस एंड सैलरी लिखा हो या वेजेस लिखा हो, सेम ट्रीटमेंट है क्रेडिट अकाउंट डेबिट साइड। पॉइंट नंबर 3 पर आ गए। आप अभी चाहें तो जैसे ऊपर 15000 लिख दिया, फिर 3000 लिख दिया, इस पर टिक भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं जब घर पे प्रैक्टिस करें, या एग्जाम जैसे आपको सही लगे। और एग्जाम में आपको ऐसे करना, घर पे आपको प्रैक्टिस करते ना ऐसे करना। तो 15000 रुपये लिख दिया, टिक लगा दिया, 3000 रुपये लिख दिया, टिक लगा दिया। पता क्या होगा? जैसे आपने सोचो टिक नहीं लगाया फॉर एग्जांपल, तो आपने कमीशन, अब आप एस्टिमेट कंप्लीट करने के बाद ट्रायल बैलेंस पे आओगे, अब सोचो कमीशन तो हो चुका है, अब आगे बढ़ जाओ, ये 2000 वाला कमीशन छूट जाएगा आपसे, है ना? कमीशन तो दो है, इसलिए हमें तो नाम पे टिक नहीं लगाना, अमाउंट पे टिक लगाना। ठीक, कमीशन पे टिक लगाना, कमीशन हो गया, 3000 पे टिक लगाना। तो जो अमाउंट है पे टिक लगा देंगे। जब घर पे प्रैक्टिस करो तो क्लास में तो छूटेगा नहीं, मैं करा रहा हूँ, घर पे प्रैक्टिस करो, एग्जाम में करो तो ऐसे करना। थर्ड पॉइंट, सैलरीज आर पेड फॉर 11 मंथ्स ओनली। अब देखिए कुछ बातें इनडायरेक्टली की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं 11th क्लास में, आप घर पे जाके कहते हैं पापा मैं 5 में, मैं 4 में पास हूं, तो उसका क्या मतलब? 1 में फेल। तो क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्वेश्चन इनडायरेक्टली कह रहा है कि सैलरी सिर्फ 11 महीने की पे होगी। तो इसका मीनिंग हमें खुद समझ जाना है, बेसिक सेंस खुद लगानी, कॉमन सेंस खुद लगानी कि 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अब देखो क्वेश्चन धीरे धीरे चैलेंजिंग बनता जा रहा है। पहले वाले एडिशमेंट में सीधा सीधा अमाउंट दे रखा था, सेकंड पॉइंट में अमाउंट नहीं दिया, ऑब्लिक करके एडिशमेंट करने के लिए हमें दे दिया कि खुद दिमाग लगाओ, खुद कैलकुलेट करो। अब थर्ड पॉइंट में और कंफ्यूज करा कि 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, खुद पता लगाओ कितनी। क्वेश्चन में कह दिया कि 11 महीने की सैलरी दी है, 1 महीने की नहीं दी, वो खुद ही पता लगाओ कितने रुपए की। कैसे पता लगाना सर? ट्रायल बैलेंस में दे रखी है सैलरी 11,000, कैसे पता लगाना 1 महीने की कितनी होगी? 1000। कैसे आया 1000? 11,000 11 मंथ्स की है तो 1 मंथ की 1000। करेक्ट है। जितनी सैलरी दे रखी है ट्रायल बैलेंस के अंदर वो 11 मंथ की, अगर मैं उसको 11 से डिवाइड करूं तो 1 मंथ की आ जाएगी, 1000 रुपये आ गए।
सर क्वेश्चन में मान लीजिए 33,000 दे रखी होती सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो क्या करता मैं 33,000 को 11 से डिवाइड कर देता तो आ जाती एक महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। ठीक बात है। चलिए इन पॉइंट देता हूं। सैलरी पेड 10 months ओनली, सैलरी पेड 10 months ओनली, और 30,000 रुपए ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा। बताओ ये आउटस्टैंडिंग बिल 6,000। बाकी सब सोचें, बताता हूँ सही है गलत है। 30,000 ट्रायल बैलेंस में दे रखा, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि सैलरी इज पेड फॉर 10 months ओनली। 6,000 आंसर है उसका, किसी का 3,000 आंसर है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। बाकी सब भी अपनी क्वेश्चन लगा लें। मैं तुरंत इसलिए आंसर नहीं दे रहा क्योंकि हर एक को अलग कितना टाइम लगता है समझने में, अंडरस्टैंड कैलकुलेट करने में, हर एक की स्पीड इक्वल नहीं होती, सभी को सफिशिएंट टाइम मिल जाए सोचने का। 6,000 रुपये करेक्ट है। देखिए कैसे 30,000 अगर 10 मंथ की है तो डिवाइड में 10 करूंगा तो उससे जो सैलरी आएगी वो 1 महीने की आएगी, लेकिन इस बार आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 महीने की, क्योंकि राउंडिंग 12 महीने करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हूं 9 मंथ की सैलरी पेड है तो डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्वेश्चन में लिखा हो 14 मंथ की सैलरी पेड, तो क्या मतलब है इसका? एक साल 2 महीने नहीं, उसका मीनिंग क्या है? 2 महीने की 2 महीने 2 महीने की प्रीपेड, क्योंकि अकाउंटिंग है तो 12 महीने का ही है और हमने 14 मंथ की पे कर दी, तो इसका मतलब 2 महीने की एडवांस में पे कर दी। ये पॉइंट नंबर 1 की तरह हो गया, प्रीपेड वेज जैसे लिखा होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे 2 महीने की? डिवाइड बाय क्या, मल्टीप्लाई बाय क्या? क्वेश्चन लिखा हो 14 मंथ की सैलरी पेड है तो किससे डिवाइड किससे मल्टीप्लाई? परफेक्ट है बिल्कुल। तो जितने महीने की पेड है उसी से डिवाइड करोगे तो 1 महीने की आएगी। सिंपल मैथमेटिक्स माइंड फिट कर लो। फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर उतने ही मंथ की सैलरी है जितना आगे मेंशन है कितने मंथ की पेड, तो एग्जैक्टली उसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो 1 मंथ की निकल कर आएगी और जितने मंथ की जाननी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए वापस क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 11,000 रुपए पेड हैं 11 महीने के लिए, इसका मतलब 1,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी है। चलिए एंट्री बता दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग सैलरी पांचों में से क्या होता है? लाइबिलिटी। दे दें लाइबिलिटी में। सैलरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है। सैलरी पांचों में से क्या होता है? एक्सपेंस। डेबिट करने बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़े। प्लस करना इसका मतलब अपने आप याद हो रहा है सर, मैं लॉजिक है कौन सा प्लस कौन सा माइनस। टू सैलरी 11,000 एड आउटस्टैंडिंग 1,000 आउटर कॉलम में 12,000। कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा दिया हमने। लॉजिक समझना सर क्यों जरूरी है? सिंपल सी बात सर, क्वेश्चन लगाने का पर्पस यही है, वरना ऐड होना लेस होना है तो बुक में सब कुछ मेंशन है। दूसरा पर्पस, कभी कोई नई एडजस्टमेंट अगर आ जाती है आपके सामने तो आप उसको तभी टैकल कर पाओगे जब आपने लॉजिक समझा। क्रॉस चेक करते हैं सब कुछ।
1000 रुपये यहाँ पर ऐड करें, मैंने डेबिट साइड में 1000 रुपये ऐड करा, तो क्या करा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट करा। 1000 रुपये लायबिलिटी में लिखा है तो क्या करा, क्रेडिट। एक डेबिट कर दिया, एक क्रेडिट कर दिया, टोटल एस्पेक्ट पूरा हो गया, ट्रीटमेंट नंबर सी का। सैलरी 11000 रुपये ट्रायल बैलेंस के अंदर तो किस साइड दे रखी है, ट्रायल बैलेंस में किस साइड दे रखी है सैलरी, डेबिट साइड। कितनी बार आएगी, एक बार। 11000 डेबिट साइड में लिखा एक बार, इसका सिंगल एस्पेक्ट ई पूरा हो गया। क्लियर हो गई ये बात। इन सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 4 में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर आपको फिर से ट्राई करके माइंड लगा के लाना है, कैसे उपाय आते चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी मैं तो कर रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही।